हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास जीएसटी एंड कस्टम लॉ का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए आज की वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको आज इसकी यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करवाने वाला हूँ। पार्ट नंबर ए है वीडियो का, जिसके अंदर आज हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें हम कवर करेंगे। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो को कवर करवाने वाला हूँ वो सारे पेड नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज ये वीडियो का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे इस यूनिट में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। यूनिट का नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इसके अंदर कवर करना है स्कोप ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई जिसके अंदर इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिशन लेवे, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतनी चीजें हमें कवर करनी है इस यूनिट में। तो सबसे पहले सप्लाई अंडर जीएसटी होता क्या है। द गुड्स एंड सर्विसेज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया विच यूनिफाइज मल्टीपल टैक्स अंडर अ सिंगल रिजीम। जीएसटी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है जिसने काफी सारे अलग अलग टैक्सेस को सबमर्ज करके एक टैक्स बना दिया है। At the heart of GST structure in the concept of supply as it determine the scope and applicability of tax। तो जो सप्लाई है वो क्या माना जाता है? इस जीएसटी सिस्टम का हर्ट माना जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर सप्लाई का स्कोप डिफाइन होता है और उसके ऊपर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा ये डिसाइड किया जाता है। द जीएसटी एक्ट स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी एक्ट डिफाइन द टर्म सप्लाई इन ग्रेट डिटेल। जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 के अंदर आपका सप्लाई का क्या मीनिंग दिया है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कहा जाता है सीजीएसटी एक्ट, द टर्म सप्लाई मीन्स, पहला है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पहला क्या बताया है कि किसी भी तरीके की गुड्स की या सर्विस की सप्लाई करना, मतलब वो प्रोवाइड करवाना। मेड और एग्रीड टू बी मेड, मतलब या तो आपने प्रोवाइड करवा दिया है या आप एग्री हो गए हैं कि प्रोवाइड करवाएंगे। किसके लिए? किसी कंसिडरेशन के लिए, मतलब उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, मनी वगैरह या कुछ भी मिल रहा होगा। और कैसे मिल रहा होगा? ये आपके बिजनेस में आपको मिल रहा होगा, तो उसे कहा जाता है सप्लाई। इसके अलावा सप्लाई के अंदर क्या आता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। सर्विस को इंपोर्ट करना, कोई कंसिडरेशन हो या ना हो, सर्विस अगर इंपोर्ट हो रही है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। फिर है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना कुछ कंडीशंस के साथ, उन्हें सप्लाई माना जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जीएसटी इज लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड नॉट जस्ट ऑन सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो जीएसटी लगाया जाता है वो गुड्स और सर्विस की सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है, ना कि गुड्स और सर्विस के सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है। अब एक बार डिटेल में, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सेक्शन के अंदर डेफिनेशन क्या दी है। अब इसको एक बार डिटेल में समझना है कि इस डेफिनेशन के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। तो पहला आता है एलिमेंट ऑफ सप्लाई। इसमें हमें क्या क्या है? पहले आता है गुड्स और सर्विस का क्या मतलब है डेफिनेशन में। तो देयर मस्ट बी ए एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जीएसटी के अंदर सप्लाई तभी मानी जाएगी जब गुड्स और सर्विसेज को एक्चुअली ट्रांसफर किया जाएगा, सप्लाई करा जाएगा। अब गुड्स के अंदर आपका क्या आता है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। अगर आप मनी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके अलावा जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल एसेट्स हैं उन्हें सभी को गुड्स माना जाएगा। सर्विसेज में आते हैं आपके एनी अदर ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स सच एज कंसल्टेशन, कंसल्टिंग, प्रोफेशनल सर्विस, रेंटिंग। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आप गुड्स की सेल नहीं कर रहे हो, गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हो, वो सारी आपकी सर्विसेज के अंदर आ जाती है। अब सर्विस में क्या क्या, जैसे एग्जांपल दिए हैं आपको, कंसल्टिंग देना किसी को, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करवाना, रेंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये सारे आपके सर्विस के अंदर आते हैं।
ये हो गया आपका गुड्स और सर्विसेज का क्या मतलब होता है डेफिनेशन में। फिर आता है एक वर्ड यूज करा गया है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होती है? तो देयर मस्ट बी अ कंसीडरेशन इन्वॉल्व्ड। सप्लाई के अंदर आपकी एक कंसीडरेशन जरूर होगी उस ट्रांजैक्शन में। दिस मीन्स द सप्लाई मस्ट इन्वॉल्व अ पेमेंट और समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब होता है या तो उस सप्लाई के बदले में पेमेंट मिलना, मतलब मनी मिलना, या फिर मनी के इक्वल टर्म्स का जितनी की उस सप्लाई की वैल्यू है उतनी वैल्यू का कुछ और चीज मिलना, वो चीज कहलाती है आपकी कंसीडरेशन। However, there are certain cases where a supply is considered to be made even in absence of consideration. इसके अंदर कुछ केसेस देंगे जब ऐसे केसेस को भी सप्लाई मान लिया जाता है जब उनके अंदर कंसीडरेशन नहीं होती है, फिर भी उन्हें सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वो कुछ इस पॉइंट की एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गिफ्ट जब आप किसी को देते हो, गिफ्ट के अंदर आप बदले में कुछ नहीं लेते हो लेकिन वो फिर भी आपकी सप्लाई मानी जाती है। ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टीज हैं उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी कुछ देती है और बदले में कोई दूसरी चीज नहीं ली जाती है, तो लेकिन फिर भी उसे सप्लाई माना जाता है आपका, ठीक है। ये हो गया सेकंड एलिमेंट आपका। थर्ड एलिमेंट था उसमें टर्म मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो द सप्लाई मस्ट नॉट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। If a supply is made for personal or non-business purpose, it will not fall under GST। तो जो आपकी सप्लाई होनी चाहिए वो सिर्फ आपके बिजनेस के पर्पस के लिए ही होनी चाहिए। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर करते हो, किसी को देते हो, तो वो चीज आपकी जीएसटी के अंदर सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस ओनर सेल पर्सनल प्रॉपर्टी, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर एक बिजनेस ओनर पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसे जीएसटी के अंदर सप्लाई मानकर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके एलिमेंट ऑफ सप्लाई की सप्लाई के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन हो गई कि गुड्स और सर्विस क्या होता है, कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है, और मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अब कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। तो सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इलेबोरेट ऑन द इंक्लूजन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। अब सेक्शन के अंदर कुछ चीजें बताई हैं कि किन किन चीजों को सप्लाई के अंदर इंक्लूड करा जाएगा और किन किन चीजों को सप्लाई के अंदर नहीं इंक्लूड करा जाएगा। स्पेसिफिकली कुछ चीजों को मेंशन करा गया है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर स्पेसिफिकली कंसीडर्ड एज सप्लाई। नीचे जो ये ट्रांजैक्शन दिए हैं आपको, इन्हें स्पेसिफिकली अगर ये ट्रांजैक्शन होती हैं तो उन्हें सप्लाई माना जाएगा। पहला आता है सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब गुड्स और सर्विसेज की सेल करी जा रही है तो वो आपका सप्लाई के अंदर आएगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स की पोजेशन मतलब अपने पास से गुड्स किसी और को दे दे रहे हो, या फिर गुड्स का जो ओनरशिप का टाइटल है वो अपने नाम से हटाकर दूसरे पर्सन के नाम में ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो उस चीज को भी सप्लाई माना जाएगा। फिर आता है बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब एक गुड्स और सर्विस के बदले आप दूसरा गुड्स और सर्विस ले रहे हो तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। लीज, लाइसेंस और रेंटल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विसेज को लीज पर दे रहे हो, लाइसेंसिंग पर दे रहे हो या रेंट पर दे रहे हो, तो वो चीज आपकी सप्लाई के अंदर आएगी। फिर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी सप्लाई के अंदर इंक्लूड की जाएगी। और लास्ट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड इट इज जनरली जीरो रेटेड अंडर जीएसटी। अगर आप गुड्स और सर्विसेज की का एक्सपोर्ट करते हो कुछ कंडीशंस के साथ में तो उसे सप्लाई माना जाता है, लेकिन इस सप्लाई के ऊपर जो आपका जीएसटी लगता है वो 0% रेट का लगता है, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल है लेकिन 0% के रेट से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये चीजें तो आपकी स्पेसिफिकली सप्लाई के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। ऐसे ही कुछ चीजें हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, जिन चीजों को सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, एक्सक्लूड करा गया है। तो वाइल द जीएसटी एक्ट इंक्लूड अ ब्रॉड एरे ऑफ ट्रांजैक्शन एज सप्लाई, कि जीएसटी एक्ट ने काफी सारी चीजों को ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड करा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन एक्सक्लूजन, तो ये कुछ एक्सक्लूजन्स भी बताता है कि किन किन चीजों को स्पेसिफिकली बाहर रखा गया है सप्लाई के स्कोप से।
पहला आता है ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं करते हो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा जीएसटी के अंदर, जैसे कि सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अगर आप ऐसी लैंड और बिल्डिंग की सेल करते हैं जो कि आपके बिजनेस की इन्वेंट्री नहीं है तो आप उसे सप्लाई नहीं मान सकते। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स सर्विस बिटवीन रिलेटेड पार्टी फॉर पर्सनल यूज। रिलेटेड पार्टीज के बीच में पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स और सर्विस का ट्रांसफर हो रहा है तो आप उसे सप्लाई नहीं मान सकते हो। फिर है मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट कंसिडर्ड गुड्स अंडर जीएसटी, देयरफॉर देयर ट्रांसफर इज नॉट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप मनी और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हो तो उसे जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर मनी और सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड नहीं करा जाता है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने बिजनेस के अलावा करते हो, अगर सप्लाई सेल और परचेज कर सेल और ट्रांसफर करते हो तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने बिजनेस के अंदर करते हो और गुड्स और सर्विसेज के लिए करते हो उसे सप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हो गए कि जीएसटी के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड करा गया है और किन किन चीजों को एक्सक्लूड करा गया है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ कंसीडरेशन इन सप्लाई। जो सप्लाई के अंदर कंसीडरेशन था उसे और डिटेल में समझना है। तो द टर्म कंसीडरेशन रेफर्स टू पेमेंट और कंपनसेशन इन एक्सचेंज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस के बदले में जब आप कोई पेमेंट करते हो या कुछ और चीज देते हो एज अ कंपनसेशन उन गुड्स और सर्विस के बदले में, तो उस चीज को आपका कंसीडरेशन बोला जाता है। कंसीडरेशन कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी के अंदर आपका क्या आ जाता है, आप कैश देते हो या बैंक से फंड ट्रांसफर कर देते हो, और नॉन मॉनेटरी के अंदर आ जाता है आपका बार्टर एक्सचेंज की एक गुड्स के बदले आप दूसरा गुड्स दे देते हो। ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विस, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो आप सेल कर देते हो, जो चीज आपको सामने वाला बिजनेस करता है वो चीज आप परचेज कर लेते हो, तो ये चीज आपकी कंसीडरेशन के अंदर आ जाती है नॉन मॉनेटरी में। ठीक है, अब ये तो मतलब हो गया आपका कंसीडरेशन का। फिर आता है सप्लाई विद और विदाउट कंसीडरेशन। अब ऐसी कौन कौन सी सप्लाई हैं जो कंसीडरेशन के साथ होती हैं और कुछ कंसीडरेशन के बिना भी होती हैं। तो जीएसटी प्रोवाइड दैट नॉट ऑल सप्लाई मस्ट इन्वॉल्व कंसीडरेशन। जो ज्यादातर ट्रांजैक्शन होती है उन सभी में कंसीडरेशन होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन हो। तो जीएसटी के अंदर कुछ चीजें हैं जिनके अंदर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी उन्हें सप्लाई माना जाता है। तो देयर आर केसेस वेयर सप्लाईज आर कंसीडर्ड इवन इन द अब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन सच एज, पहला आता है गिफ्ट। तो इफ अ बिजनेस प्रोवाइड गुड्स और सर्विस एज अ गिफ्ट इट इज स्टिल कंसीडर्ड अ टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोला है, अगर एक बिजनेस गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करता है, प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर को बिना किसी पेमेंट के, तो वो चीज आपकी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल सप्लाई मानी जाती है। फिर आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टीज के बीच में सप्लाई करी जाती है तो उसे भी आपका क्या माना जाता है, विदाउट कंसीडरेशन टैक्सेबल माना जाता है। तो वही लिखा है एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाई अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई को चाहे कंसीडरेशन के साथ हो और कुछ सप्लाई कंसीडरेशन के बिना भी सप्लाई मानी जाती है। फिर आता है आपका स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर सप्लाई का क्या स्कोप है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द जीएसटी एक्ट द स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग: all form of supply of goods or service made or agreed to be made for consideration by a person in course or furtherance of business, importation of services whether or not for consideration, or exportation of services subject to certain condition outlined in the law। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन इंक्लूड इन स्कोप ऑफ सप्लाई, ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं जिन्हें आप सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर लेते हो। पहला आता है आपका सेल। तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन। जब आप गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हो या सर्विस की ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हो कंसिडरेशन के लिए, तो वो सेल के अंदर आती है और उसको सप्लाई माना जाता है। फिर आता है ट्रांसफर।
तो दिस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और पोजीशन ऑफ गुड्स। जब आप अपने गुड्स की ओनरशिप और पोजीशन को ट्रांसफर कर देते हो, मतलब अपने पास से गुड्स को दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर कर देते हो, तो वो चीज आपकी ट्रांसफर मानी जाती है और वो भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होती है। विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ मॉनेटरी कंसिडरेशन। अब इस ट्रांसफर के अंदर चाहे कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन हो या ना हो, उसे सप्लाई माना जाता है। फिर आता है बार्टर और एक्सचेंज सिस्टम। तो व्हेन गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन, जब एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स का एक्सचेंज करा जाता है तो उसे भी सप्लाई के स्कोप के अंदर इंक्लूड करा जाता है आपका। इसके अलावा लीज, लाइसेंस और रेंटल। तो द एक्ट ऑफ लीजिंग, रेंटिंग गुड्स और सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट फॉल्स अंडर स्कोप ऑफ सप्लाई। आप किसी चीज को लीज पर दे रहे हो, किसी चीज को रेंट पर दे रहे हो गुड्स और सर्विसेज को, और किस चीज के लिए, बदले में पेमेंट के लिए, तो वो चीज आपकी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करी जाती है। जैसे कि रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, लीजिंग मशीनरी और इक्विपमेंट, लाइसेंसिंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट है इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। तो एनी गुड्स और सर्विस ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री फॉर बिजनेस पर्पस इज कंसिडर्ड एज इंपोर्ट एंड जीएसटी अप्लाई ऑन सच इंपोर्ट वेदर फॉर कंसिडरेशन और नॉट। अगर बाहर से, मतलब अब्रोड से इंडिया के अंदर कोई भी गुड्स और सर्विसेज को लाया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसे जीएसटी के अंदर सप्लाई माना जाता है और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। तो एक्सपोर्ट आर ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई विच मींस दे आर सब्जेक्ट टू 0% जीएसटी रेट, बट एक्सपोर्ट कैन क्लेम रिफंड ऑफ आईटीसी। एक्सपोर्ट अगर आप करते हो, मतलब अपने गुड्स और सर्विस को इंडिया से बाहर सेल करते हो, तो उसके ऊपर भी, वो भी सप्लाई के स्कोप के अंदर आता है, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट लगता है वो 0% जीएसटी का रेट आपका लगता है, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसका आप रिफंड ले सकते हो एक्सपोर्ट के केस में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ सप्लाई। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हम स्पेशल कैटेगरी ट्रीट करते हैं सप्लाई के अंदर। पहला आता है आपका इसमें डीम्ड सप्लाई। तो अंडर जीएसटी सर्टेन एक्टिविटीज आर डीम्ड टू बी सप्लाई इवन इफ दे डू नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन। डीम्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जीएसटी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है जिनके अंदर भले ही गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज ना हो या फिर कंसिडरेशन के लिए ना हो, तो लेकिन फिर भी उन्हें सप्लाई माना जाता है। जैसे कि सेल ऑफ बिजनेस एसेट, एग्जाम्पल में दिया है सेलिंग मशीनरी और व्हीकल दैट आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस के एसेट की सेल करते हो तो इसके अंदर कोई कंसिडरेशन ना हो, लेकिन फिर भी इसे डीम्ड सप्लाई माना जाता है। फिर है टेम्परेरी यूज ऑफ बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल यूज। अगर आप बिजनेस के एसेट्स का पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो तो उसको भी सप्लाई माना जाता है। यूजिंग ऑफिस प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल पर्पस, जैसे कि। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। तो सेलिंग एन एंटायर बिजनेस, अगर आप एक पूरे के पूरे बिजनेस को सेल कर देते हो तो इसको भी जीएसटी के अंदर सप्लाई कैटेगरी में डीम्ड सप्लाई माना जाता है। फिर स्पेशल कैटेगरी आती है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी, एग्जांपल बिटवीन अ पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है, मतलब ऐसी दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन जो कि आपस में रिलेटेड हो, जैसे कि पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी आर treated as taxable supply even if no actual exchange of consideration take place। भले ही इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एक्चुअल कंसिडरेशन का ट्रांसफर ना हो, लेकिन फिर भी इसे एक टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है। दिस इज टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस बाय शिफ्टिंग गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज एट लोअर वैल्यू। ये किस लिए करा जाता है, ताकि जो आपस में रिलेटेड एंटिटीज हैं उनके बीच में लोअर वैल्यू पर गुड्स को ट्रांसफर ना कर दिया जाए। इसको अवॉइड करने के लिए इसे टैक्सेबल करा जाता है। ठीक है। फिर आता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। तो इफ अ बिजनेस यूजेस गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस, एग्जांपल यूजिंग कंपनी एसेट फॉर पर्सनल यूज सच एज सप्लाई कैन बी डीम्ड सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर कोई पर्सन बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज का यूज पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है तो उसे भी जीएसटी के अंदर सप्लाई माना जाता है और उसे भी टैक्सेबल माना जाता है। ठीक है। जैसे कि कंपनी के एसेट का पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना डीम्ड सप्लाई माना जाता है।
तो ये आपकी स्पेशल कैटेगरी है सप्लाई के अंदर कि इनके अंदर कंसिडरेशन नहीं होती है, फिर भी इन चीजों को सप्लाई माना जाता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचर ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई आपका आता है। तो अंडर द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया द नेचर ऑफ सप्लाई प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल जीएसटी रेट एंड ज्यूरिडिक्शन। किस नेचर की सप्लाई है इसका पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है जीएसटी के अंदर, क्योंकि उसी के बेसिस पर उसके ऊपर जीएसटी का रेट लगाया जाता है और उस सप्लाई की ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होती है कि किस जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली सप्लाई इन्वॉल्व इंक्लूड होगी। तो टू मेन टाइप्स ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन। दो बेसिक नेचर है ट्रांजैक्शन का जीएसटी के अंदर, एक होती है आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, तो एन इंट्रा स्टेट सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब जो पर्सन गुड्स को सप्लाई कर रहा है मतलब सप्लायर, और जो गुड्स को परचेज कर रहा है मतलब रेसिपिएंट, दोनों सेम स्टेट के हों या फिर सेम यूनियन टेरिटरी के हों, तो उस सप्लाई को आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाता है, मतलब विद इन द सेम स्टेट सप्लाई हो रही है अगर। इन सिंपल टर्म इफ अ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सिंगल स्टेट इट इज क्लासिफाइड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर एक ही स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर कोई सप्लाई हो रही है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेल परचेज हो रही है सेम स्टेट के अंदर, तो उसे आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाता है। टैक्सेशन क्या होता है, तो टैक्सेशन ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई जीएसटी इज लेवी एंड कलेक्टेड एज सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर आपका दो तरीके का जीएसटी चार्ज होता है, एक होता है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और एक होता है एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। The applicable GST rate is split equally between the central and the state government। और इसके अंदर उस सप्लाई के ऊपर जो भी टोटल रेट एप्लीकेबल होता है उस रेट को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाता है, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हाफ स्टेट गवर्नमेंट के लिए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। सीजीएसटी द पोर्शन इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सीजीएसटी वाला टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और जो एसजीएसटी वाला टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया है आपको, अ ट्रांजेक्शन ऑकरिंग इन महाराष्ट्र वेयर बोथ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र विल अट्रैक्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एक ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पर दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों महाराष्ट्र के ही हैं, तो उस केस में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सेम एक और एग्जाम्पल दिया है नीचे, आप इसे रीड कर सकते हैं। सेकेंड तरीके का आता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। तो एन इंटर स्टेट सप्लाई ओकर व्हेन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। अगर जो सप्लायर है और जो परचेजर है, बायर है मतलब रेसिपिएंट है, तो ये दोनों अगर दोनों अलग अलग स्टेट के हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हम इंटर स्टेट सप्लाई कंसिडर करते हैं। In this case, the goods or service are supplied from one state to another and the transaction is considered as interstate supply। interstate supply के अंदर आपके जो goods होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। टैक्सेशन क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई का, तो फॉर इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवी एंड इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, इसके अंदर आपका आईजीएसटी चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The IGST is collected by central government and the state in which the goods or service are consumed। जो IGST है उसे कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती हैं वो उसे कंज्यूम करती हैं, जहां पर उन गुड्स को कंज्यूम करा जाता है वो स्टेट इसे कलेक्ट करती है। इसे हम डेस्टिनेशन स्टेट भी बोलते हैं। इज एलिजिबल टू क्लेम अ पोर्शन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट। मतलब जो आईजीएसटी है उसे कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जिस स्टेट में सप्लाई हुई होती है उस स्टेट की गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट मिलता है। एग्जाम्पल दिया है, तो इफ अ गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र द ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट एंड आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजेक्शन। अगर गुजरात से गुड्स को ट्रांसफर सेल करा जाता है महाराष्ट्र में, तो इसे हम एक इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और इसके ऊपर आपका आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ सप्लाई। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ क्रूशियल डिटरमिनेंट इन डिसाइडिंग वेदर अ सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई। तो इसी चीज के लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का पता होना जरूरी है कि गुड्स की सप्लाई किस जगह पर हो रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक इंटरस्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है। द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्लेस ऑफ सप्लाई जानने का रूल है वो गुड्स के लिए अलग होता है, सर्विसेज के लिए अलग होता है। गुड्स के लिए क्या है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज टिपिकली द लोकेशन वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड। गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, जिस स्टेट्स में गुड्स को डिलीवर करा जाता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, जिसे हम डेस्टिनेशन स्टेट भी कहते हैं। और सर्विसेज के लिए, फॉर सर्विसेज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज जनरली द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन द जीएसटी लॉ। सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाता है, जिस जगह पर आपने सर्विस प्रोवाइड करवाई हो, मतलब जहां का वो रेसिपिएंट है, जहां पे सर्विस आपने दी है, उसे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो इस तरीके से आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पर इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। इससे आगे का जो भी कंटेंट है वो हम कवर करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।